हम लेके आए हैं आपके सामने एक नया शो जिसका नाम है दिल की बात। जी हाँ, दिल की बात। वो दिल की बात जो हम लोगों से कह नहीं पाते, वो दिल की बात जो दिल में तो रहती है लेकिन हमारे पास बोलने के लिए उसके अल्फाज नहीं होते। तो इस शो के द्वारा हम अपने मेहमानों की दिल की बात को बाहर निकालेंगे। तो पेश करते हैं आपके सामने हमारा शो दिल की बात, दिल की बात, दिल की बात। दिल की बात, ये है अपना शो। दिल की बात, दिल की बात, दिल की बात, ये है। तो दोस्तों, आज हम मिलाने जा रहे हैं हमारे खास मेहमान से जो राजनीति में सक्रिय हैं और एक समाज सेवी भी हैं। हमारे अपने चहेते धर्मेंद्र गिरी जी, मोंटी भैया। लीजिए आपके सामने पेश करते हैं उनसे। नमस्कार भैया। नमस्कार संदीप जी, आपका आप बहुत बहुत धन्यवाद जो आज पहली बार मेरे जीवन का पहला साक्षात्कार है। जी और इसमें आपने अभी जो बोला ये दिल की बात, तो आपके सवालों के जवाब और हमारी दिल की बात आपके इस साक्षात्कार में रहेगी। हम इस शो के माध्यम से आपके दिल की बात को बाहर निकालना चाहते हैं। तो आप भैया तैयार हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा सा क्वेश्चन है कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शैक्षिक योग्यताएं क्या है? संदीप जी, मेरा जन्म यहीं गोला गोकर्णनाथ शिव काशी में ही हुआ है। और मेरी शिक्षा इंटर कॉलेज से यहीं पब्लिक इंटर कॉलेज से किया। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से किया। स्पोर्ट्स में खेलकूद में मेरा शुरू से ही रहा है, फुटबॉल मेरा मेन गेम रहा। एथलीट भी मैंने किए जिसमें मैंने नेशनल खेला हुआ है। बाकी हॉबीज़ में कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिंगिंग का भी शौक है, खेलने का भी शौक है। बस यही बाकी हमारा। चीज़ें तो आपकी हमने देखी हैं, आपके क्रिकेट देखा है, बाकी चीज़ें हमने देखा, बट सिंगिंग कभी नहीं सुनी है। तो कभी मौका मिलेगा तो हम अपने दर्शकों को सिंगिंग भी सुनाएंगे। तो भैया से हम वादा लेते हैं, सिंगिंग भी भैया की सुनाएंगे आपको। तो भैया आपका अगला क्वेश्चन ये है जी जी। कि आपका परिवार राजनीतिक परिवार है, तो आपने अपने परिवार से क्या सीखा? संदीप जी, ये तो नहीं कह सकते कि मेरा परिवार शुरू से राजनीतिक रहा है, लेकिन हाँ, जब मेरे बाबा ऑनरी मजिस्ट्रेट थे, मेरे पिताजी पब्लिक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं और फिजिक्स के लेक्चरर भी थे। जी जी। उसके बाद फिर हमने मेरे भैया ने राजनीति छात्र जीवन से चालू करी और उसके बाद वहाँ पे महामंत्री रहे। उसके बाद प्रधानी का भी किया उन्होंने, प्रधान भी रहे और नगर पालिका अध्यक्ष। उसके बाद फिर विधायकी है, उसके बाद एक बार सांसदी भी लड़ी थी। भैया के साथ ही राजनीतिक जीवन चालू हुआ और राजनीतिक जीवन में राज और नीति का जो भी कह सकते हैं, उन्होंने परिवार की तरह, एक राजनीतिक परिवार की तरह ही एक साथ रहा, जिसमें सभी का साथ रहा है। राजनीति का यही इतना ही हमारे जीवन की परिभाषा है। सबका साथ सबका विकास। जी। जी जी। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है भैया कि आपके पिताजी एक शिक्षक थे, आपके बड़े भाई भी शिक्षक थे और आपके एक भाई जो है जो बैंक मैनेजर थे। आपने अपने बड़े भाइयों से क्या सीखा? संदीप जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा परिवार एक शिक्षक परिवार ही कह सकते हैं। मैं एक शिक्षक परिवार से हूँ, ये मुझे इस बात का गर्व भी है। मेरे पिताजी पब्लिक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, प्रिंसिपल भी रहे हैं और मेरे बड़े भैया भी, जनार्दन भैया भी वहाँ कॉलेज में टीचर थे। अरविंद भैया भी टीचर थे और आपको शायद बैंक में जो मधुसूदन भाई साहब हैं मुझसे बड़े वाले, वो भी टीचर थे। डिग्री कॉलेज में उन्होंने स्पोर्ट्स सिखाया है और जो टीचिंग करते थे। और मुझसे बड़े भैया अजय भैया हैं, उन्होंने हमेशा मुझसे पहले, कहते हैं ना, जैसे आपने बताया कि आपने भैया के साथ राजनीतिक जीवन में क्या कहा, सबसे अगर कह सकता हूँ मुझसे भी पहले अगर उन्होंने जितना साथ भैया मानते थे तो सपल्लू भैया अजय भैया को भी बहुत मानते थे। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे स्वर्गीय विधायक जी
अरविंद गिरी जी के साथ अब आप हमेशा रहे, एक लक्ष्मण की तरह, और आपके वो राजनीतिक गुरु भी हैं। तो आपने उनके जीवन से क्या सीखा? उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहा? मैं उनके बारे में बता पाना या उनके बारे में उनकी बताने के लिए तो मेरे पास वो शब्द नहीं है, या मैं कह सकता हूँ कि उनकी राजनीतिक या उनके जीवन पे मैं बोल क्या पाऊँ या कह क्या पाऊँ वो तो नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो उनकी मुझे प्रेरित करती थी या मुझे अच्छे उनके अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती थी। सबसे बड़ा तो उनका एक पूरे बीच में एक विश्वास था, जनता पे विश्वास था, कार्यकर्ताओं पे विश्वास था, अपने भाइयों पे विश्वास था, साथियों पे विश्वास था। विश्वास उनकी पूंजी थी। मैंने हमेशा उनको देखा था कि एक पूरे क्षेत्र में भी कहीं भी एक कार्यकर्ता अगर दूर बैठा है तो वो उनको ये विश्वास रहता था कि अगर मुझ पे कोई बात पड़ेगी तो अरविंद भैया मेरे पास तुरंत खड़े होंगे। और उन्होंने वो हमेशा शुरू से प्रधानी से लेकर के छात्र जीवन से लेकर के अपने विधायकी और आज तक के कार्यकाल में जितना भी उन्होंने हमेशा ये जरूर रहा है कि कभी भी अगर किसी कार्यकर्ता या साथी के ऊपर जरूरत पड़ी है तो चाहे रात हो या दिन हो, उन्होंने हमेशा खड़े होकर के उनका साथ देने का मजबूती से काम किया है। और मेरा राजनीतिक जीवन तो नहीं रहा, लेकिन हाँ मैंने कभी, आज पहली बार है जो आपके साथ बैठ करके साक्षात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी कार्य किया है और वो उस चीज को बताते थे कि इस तरह से आप करिए, उनका मार्गदर्शन मुझे मिला, सीख मिली एक कार्य करने की शैली और उसको किस तरह से आप बदल सकते हैं, किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने उस चीज को जरूर किया और जो भी आज लोग प्यार देते हैं, जो सम्मान करते हैं, वो उनकी बदौलत है। उन्होंने जो किया यही मेरी पूंजी है, जो सबसे प्यार मिलता है, जो सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, ये मेरी पूंजी है जो उन्हीं के द्वारा मिली। जी, जैसे कि भैया बता रहे हैं कि भैया ने विश्वास की राजनीति की है, संबंधों की राजनीति की है। तो भैया पर लोग इसीलिए विश्वास करते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, हमारा काम हो जाएगा, कि हमारे सब ये अपने हैं। जैसे हमारे स्वर्गीय विधायक जी संबंधों की राजनीति करते थे, विश्वास की राजनीति करते थे, सबको लेके चलते थे। भैया भी उसी राह पे चल रहे हैं, ये भी सबको लेके चलते हैं। कोई भी आता है सबका काम कराते हैं भैया। तो कोई भी आ सकता है आपके पास, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी का, आप सबका काम करेंगे। सबका करना चाहिए। ये अगर ईश्वर ने आपको ये शक्ति दी है जी तो आपको उस लायक समझा है तभी दी है ना। जी जी और अगर आप उस शक्ति का या उस सम्मान का जी किसी को उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो वो फिर वो आपके लिए निरर्थक है, बेकार है। जी और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ईश्वर ने इस लायक समझा है आपको, जो ये आपको जो ताकत दी है उसका लोगों की मदद करने के लिए आप तत्पर रहेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। अन्य दलों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में क्या खास अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। अन्य दल का तो नहीं, लेकिन मैं पहले अपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला जो उनका धरातल पर लाया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिसका उन्होंने सब धर्म, सब समाज के लिए एक साथ इतनी नीतियां, इतने योजनाएं लागू की हैं जो आज धरातल पर चल रही हैं और उनका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। जहाँ तक जैसे अब हमारे शहरी आवास हो गए या ग्रामीण आवास हो गए या रोटी कपड़ा मकान सरकार की प्राथमिकता हुआ करती है, इसमें शिक्षा के लिए उन्होंने किया, किसानों के लिए किया है और बुजुर्ग माताओं बहनों के लिए भी किया है और सभी उस मध्यम वर्ग को भी छुआ है और निचले तबके का वो व्यक्ति जो दूर बैठा
उस तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वहां तक आज भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं पहुंच रही हैं। और आपने जैसे कहा कि अंतर क्या है, तो अंतर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ने आज तक कार्यकर्ताओं और के लिए और जी कार्यकर्ताओं की जी पार्टी है। कार्यकर्ता एक अपनी क्षमता के अनुसार, आप जैसे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक कार्यकर्ता से उठ करके आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी एक अलग पहचान है, जो एक संगठन और कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। और मैं क्या बताऊं कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन की पार्टी है, वही सर्वोपरि है। जी और जहां कार्यकर्ताओं और संगठन महत्वपूर्ण होता है, वो अपने आप में एक अद्वितीय है, एक अलग है। जैसा कि भैया का कहना है कि ये एक कार्यकर्ता की पार्टी है, अपने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। तो जो अपने कार्यकर्ता को साथ में लेके चलेगा, तो जनता का विकास तो करेगा ही। इसका जीता जाता उदाहरण तो मैं कह सकता हूँ, मैंने महसूस किया है। मेरे एक कार्यक्रम में आया था कि हर घर के आगे मुझे एक स्लोगन था, दिया गया था लगाने के लिए कि जो मेरा परिवार भाजपा परिवार। जब भैया साथ छोड़ के गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो एक स्लोगन को सत्य करके दिखाया था कि जब विपत्ति मेरे ऊपर पड़ी थी, मेरे परिवार पे पड़ी, तो एक परिवार की तरह ही खड़े होकर के उन्होंने जिस तरह से हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों का प्यार दिया, तो मैं कह सकता हूं कि जो एक कार्यकर्ता छोटे से छोटे या बड़े से बड़े को भी एक परिवार की तरह मानती है, तो वो पार्टी अपने आप में अलग है। उनका भारतीय जनता पार्टी अद्वितीय है, जो कहती है वो करती है। स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी के साथ भी सक्रिय थे, और आप अपने भतीजे अमन गिरी जी के साथ भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो आप ये बताइए भैया कि दोनों की राजनीति में बुनियादी अंतर क्या है? संदीप जी, आप का सवाल जो है तो बहुत टिपिकल है, लेकिन मैं अपनी अरविंद भैया का, जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया कि छात्र राजनीति से लेकर के उन्होंने अपने दम पे जो भी राजनीतिक सफर रहा उनका, उनकी कार्यशैली, उनके कार्य करने का ढंग, और जिस तरह से वो दिलों पे कहते हैं राज करते थे, तो उनका अपना तरीका था। उनके कहते थे कि उनकी आंखों में जादू है कि अगर किसी को देख भी लेते थे तो वो प्यार में अपने साथ हो जाता था। मुझे उनका कार्य करने का तरीका और उनके कार्य करने की शैली अमन में बिल्कुल छवि की तरह दिखती है। मैंने कई बार महसूस किया है कि उनके बात करने का ढंग या बोलने का ढंग, जिस तरह से वो एक मतलब कि क्या कह सकता हूँ कि मतलब एकदम एक टू कॉपी, बिल्कुल छवि एक ही दिखती। बस ये दिखता है कि उनकी उम्र इतनी थी, आज वो युवा नेतृत्व के रूप में, युवाओं के आइकॉन के रूप में निखर के आ रहे हैं। और उन्होंने लॉ किया है, और लॉ करने के बाद पीसीएसए की तैयारी कर रहे थे, और अचानक से इस तरह से, और उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से परिवार के साथ साथ पूरी विधानसभा के पूरे परिवार को संभाला है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से सबसे पहले तो मैंने जब महसूस किया
मैं अपनी बताता हूँ, जब शायद किसी को नज़र ना आई हो, लेकिन मैंने जो बहुत पास रह के महसूस किया कि भावुकता, जैसे भैया के अंदर जैसे भावुक हो जाते थे कभी कभी बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ या अपने किसी संबंधी की वजह से। मैंने इनको सबसे पहले जब हम लोग चुनाव जीत करके आए थे, तो जब पहला कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में जनता दरबार में सुनने का हुआ, तो मैंने देखा कि जब भैया की जो कुर्सी जहाँ भैया बैठ के जनता दरबार सुनते थे, जब वहाँ उस पर बैठने का हुआ तो मुझसे बोले, चाचा मुझे नहीं लगता कि मैं भी इस लायक हूँ कि उस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ। मैं उनको अपना आदर्श मान के मैं यहाँ बैठ के कार्य करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा जैसा हो वैसा करो। नहीं, कभी किसी से कहा नहीं, लेकिन मैंने वो चीज़ महसूस की अपनी। कभी अपने दर्द को भी नहीं निकाल पाता है, ना कह पाता है, लेकिन सबके साथ उनके जिस तरह से कहा था कि जनता के पहले जो अधूरे कार्य थे मेरे, जो कहे गए थे कि कॉरिडोर का निर्माण है या क्षेत्र के विकास का है या नगर को लेकर के है या तहसील को लेकर के जो भी उनकी वो थी, उस चीज के लिए रिंग रोड को लेकर के थी, उसमें लगातार प्रयास करता है। और उस प्रयास में जिला संगठन, जिला नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व ने भी बहुत अमन का साथ दिया। और उसका जो रिजल्ट है आपके सामने दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि उनका आशीर्वाद और अमन का प्रयास और अमन की नई सोच, युवा सोच जो है ना, वो जब दोनों चीजें मिलके करती हैं तो अंतर तो कोई रह ही नहीं जाता है। फिर तो वो जो निखर के आता है ना, वो एक नया कहते थे, एक नया विधानसभा होगी, एक नया गौरव होगा, एक नया परिप्रेक्ष्य का निर्माण होगा। ये मेरा विचार है कि किसी का क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता है। बेहतर करने का प्रयास हर किसी का होना चाहिए, और इसमें और कितना बेहतर हो सकता है, इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। जैसे कि भैया बता रहे हैं कि अमन गिरी जी, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, वो अपने पिता अरविंद गिरी जी की जो चीज़ें रह गई थी, जैसे जो कामनाएं रह गई थी, जैसे कॉरिडोर का काम है या और भी बहुत सारे काम है, वो तो कर ही रहे हैं और अपनी विधानसभा को भी बहुत अच्छे से उसके साथ एक काम कर रहे हैं। मगर मैं ये जानना चाहूँगा कि अमन गिरी जी, हमारे विधायक जी, परिवार में कैसे हैं? परिवार को कैसे लेके चल रहे हैं, या परिवार में आज भी एक भतीजे के रूप में है, आप लोगों से मिलते हैं, या वो जब घर में आते हैं तो अमन गिरी जी कैसे रहते हैं? तो हम छोटा है, पूरे परिवार में मेरा छोटा है, और हम सब बहुत प्यार करते हैं सारे लोग। शुरू से ही उसका नेचर सभी लोगों के साथ बहुत ही क्लोज रहा, हम लोगों के साथ भी बहुत क्लोज रहा। मतलब घर में जब आते हैं तो भतीजे रहते हैं कि ये विधायक जी रहते हैं? घर में तो एक बच्चे की तरह ही है। जी। भैया, आज के परिवेश में आप राजनीति का क्या अर्थ मानते हैं? आज के परिवेश का मतलब क्या हुआ? आज के समय कह सकते हैं, या आज के और पिछले समय को जोड़ के कह सकते हैं, या आने वाले भविष्य को लेके कह सकते हैं? समय, आज के समय में। आज के समय में, आज का समय तो भारतीय जनता पार्टी का है जी। जिन्होंने पूरे देश में एक आस्था और संस्कार की एक लौ जलाई है, और उस लौ से जो प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश में नया आने वाला भविष्य जो हमारा सुदृढ़ होगा और जो नया परिवेश होगा, वो आज के समय से ही अगला समय शुरू हो जाएगा। और राजनीति का कह सकते हैं, राज करने की नीति द्वापर में अलग थी और त्रेता में अलग थी, और फिर तो आज ये कलयुग है। और कलयुग में जो धर्म की राह पकड़ के चलता है, या कह सकते हैं कि आप एक राह चुनते हैं और उस राह को सत्य के मार्ग पर चल के चलते हैं, तो कहीं आँच नहीं आएगी। और जनता के लिए जो कार्य करना है, वही राजनीति
में सफल रहता है, या कह सकते हैं कि जो जनता से जुड़ के रहता है और जनता ही उसको बनाती है। आप अपना परिवेश तो बदल सकते हैं, आप अपनी नीति बदल सकते हैं, आप अपना तरीका बदल सकते हैं, लेकिन सेवा भाव, जनता की सेवा भाव अगर आपके अंदर रहेगी तो आप जनता के बीच रहेंगे और जनता आपको चाहेगी। राजनीति का परिवेश आज के समय में कह सकते हैं कि अ, आपके देखने का नजरिया जिस तरह से है वैसे आपको दिखेगा। बाकी इसमें कुछ कहने का तात्पर्य मेरा होना नहीं चाहिए वैसे कुछ, जी जी है कि नहीं? जी। तो भैया, समाज सेवा और राजनीति में क्या अंतर है? समाज सेवा और राजनीति कह सकते हैं कि समाज सेवा समाज के उत्थान के लिए किए हुए कार्यों के लिए है। और मुझे लगता है कि अगर समाज को आगे बढ़ाने का है, जी जब समाज आगे बढ़ेगा तो राजनीति अलग हो गया। राजनीति का तो राज करने की नीति का हुआ, और समाज सेवा का मतलब हो गया कि समाज को किस तरह से उत्थान किया जाए, या जैसे कहते हैं आज हमारा समय है और हमारा भविष्य कैसे सुदृढ़ हो, उसको समाज सेवा के माध्यम से ही हम उसको बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा सोचना है, मेरा विचार है कि अगर हम एक कहते हैं ना, जैसे एक घर की बेटी जब दूसरे घर जाती है तो अगर वो शिक्षित होती है तो उस परिवार को भी शिक्षित कर देती है। हमारा जो महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सदन में भी किया था, उसको हम लोगों के बीच आना चाहिए। जी जब महिलाओं को प्राथमिकता जितनी भी देंगे, उनको आगे बढ़ने का जितना प्रोत्साहन करेंगे, शिक्षित करेंगे, तो अगला परिवार और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक बच्चे को सबसे पहले अगर सिखाती है तो टीचर से पहले एक माँ ही सिखाती है। मुझे लगता है ये ABCD या क ख से पहले वही एक टीचर होती है। और जो बेहतर होगी तो वो समाज के लिए बेहतर, बेटी पढ़ाओ। तो मुझे लगता है समाज सेवा, अब मेरे ख्याल से जी क्वेश्चन अलग हो गया उससे है, नहीं नहीं, कोई बात लेकिन ये कहता है ना कि हाँ, समाज सेवा के लिए प्रथम जो मेरा उसको उत्थान के लिए सोचना चाहिए, वो मेरे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षित बने, हमारे समाज का जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उस तक उसको उत्थान करें, उसको और आगे लेके आए, ये मेरे लिए जैसे कि अगर प्राथमिकता महिलाएं होनी चाहिए। शिक्षित होंगी तो हमारी कई पीढ़ियां शिक्षित होंगी, पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ेगा, आपके कहने का तात्पर्य है। जी इस समाज पढ़ेगा, जी जी। समाज उनको में भी पड़ेगा। प्राथमिकता जी होनी चाहिए। जी और उसके लिए हम भैया ने भी इंटर कॉलेज खुलवाया, डिग्री कॉलेज खुलवाया, समाज विधानसभा में जी शिक्षा को महत्व दिया जी। उन्होंने। महिलाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और आगे करती रहेगी। भैया, अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्टर विवाद हुआ था जिसमें आपका नाम सामने आया था और आपके परिवार और पालिका अध्यक्ष के बीच में कुछ मनमुटाव का विषय सामने आया था, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी, ऐसा हुआ था। अब ये तो राजनीतिक सवाल हो गया, ये तो साक्षात्कार में नहीं होना चाहिए, लेकिन जी आपने पूछा है तो आपकी बात का सम्मान रखता हूँ मैं। जी मेरे भैया भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, और उसके मीनाक्षी जी भी रही हैं, और नानक चंद अग्निहोत्री जी भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, लेकिन कभी उन्होंने मंदिर परिसर में कभी होल्डिंग पोस्टर नहीं लगा था। हमेशा गेट पे या बाहर ही लगते रहे थे, और इसके लिए उनसे कहा भी गया था कि आप इसमें यहाँ पे मत कराइए, बाहर कहीं जहाँ जहाँ भी लगाइए। उस बात पे केवल वो हटा दिया गया था उस समिति ने, कमेटी ने, तो उसमें कोई वो बात नहीं हुई थी। विवाद कोई नहीं, लोगों की अपनी सोच, अपने विचार है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हमारा उनसे बीच कोई विवाद हुआ हो। ये उन्हें बीच में लगाया था, चर्चा उसके का विषय बाद बना फिर रहा था। जी चर्चाएं तो कोई बात होती है तो रहेंगी ही, जी उसमें किसी और आप क्या, मेरे परिवार और उनके बीच ना कोई बात है, ना कोई किसी भी तरह के विवाद है। विचारों की राजनीति है, जी हमारा अपना कार्य करने का शैली तरीका अलग है, उनका अलग है, लेकिन ये कहिए कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक साथी हैं और सब एक साथी रहेंगे। हमारा उनके बीच कोई
पारिवारिक विवाद या हमारा कोई वो नहीं, राजनीतिक वैचारिक है केवल, और कोई विवाद नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हम दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हम्म। आपकी और आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी का, जैसे शुरू में हमने बताया था कि सबका साथ सबका विकास लेकर के ही जनता के बीच में गई थी, आज भी हम लोग उसी उनके बताए मार्ग पे ही चल रहे हैं। जैसा कि विकास की बात हो, जैसे विधानसभा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व में, प्रदेश के और जिले के नेतृत्व ने जिस तरह से हमारी विधानसभा में विकास हुआ है, उसमें अग्रणी उनका आशीर्वाद रहा है। उनके आशीर्वाद से जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जैसे आईटी कॉलेज बंद था, आईटीआई कॉलेज जिसको अभी चालू कराया है, आपके युवाओं के रोजगार या उनके प्रस्थान, उनके उत्थान के लिए। जैसे हमारा एक कह सकते हैं कि उद्योग, क्या बोलते हैं उसको, उद्योग परिपेक्ष का निर्माण हुआ है। जिस तरह से हमारे जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनको दोबारा, उनको मतलब वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन उनको रेनोवेट या उनको बढ़िया प्राथमिक सुविधाएं से सुसज्जित कराने का कार्य पूरी विधानसभा में करा रहे हैं। अभी ये हमारा जो सीपेज वाला जो यहाँ पे उद्घाटन किया है, वो भी एक पूरे जिले में सबसे पहला हमारे गोला में बना है। और कह सकता हूँ कि विकास ही एक मुद्दा रहेगा, और सबका साथ सबका विकास ही हमारे, उसे लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और जनता ही सर्वोपरि है, हम वो कार्य देखती है, और जिसको जनता का आशीर्वाद मिलता है वही, और वही सेवा कर सकता है, वही सेवा के लायक बनता है। तो भैया का कहना है जैसे कि पहले था सबका साथ सबका विकास, आज भी वही रणनीति रहेगी, सबका साथ सबका विकास। अगर भैया, अगर कभी आपको किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे और आप किस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहेंगे? किसी चुनाव लड़ने के लिए अगर मुझे पार्टी ने उस लायक समझा और मुझे ऐसा अवसर दिया, तो हर किसी को भी अच्छा ही लगेगा, अच्छा महसूस करेगा। और ये नेतृत्व का, पार्टी का जो भी अगर मुझे किसी चुनाव के लिए लड़ने के लिए कहती है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, और मैं उनकी उन विचारों पे अच्छा उतरूं, खरा उतरूं, ये मेरी ऐसी प्राथमिकता रहेगी। और क्या कह रहे थे आप दूसरा? अगर आप किसी संवैधानिक पद पे आपको चुनाव लड़ने का ऑफर मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे और आप किस पद पे चुनाव लड़ने का ये इच्छुक तो हैं? नेतृत्व का निर्णय रहेगा, जिसमें वो जिस लायक मुझे समझेंगे उस नेतृत्व के लिए मुझे प्रोत्साहित करेंगे, या मुझे कहेंगे आपको इस पद पे चुनाव लड़ना है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और मैं उस पद का निर्वहन करूंगा और उसका अच्छे से पालन करूंगा। जैसा कि भैया ने अपने दिल की बात को हम लोगों के सामने रखा और एक एक बात को बाखूबी सामने रखा, तो भैया अब आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहिए, अपने दिल की बात कहिए, कुछ संदेश दीजिए। संदीप जी, आपके दिल की बात ने आज बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन मैं आपके जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी कठिन रास्तों पे चलना पड़े, अपनी दृढ़ और विश्वास अपना कायम रखिए। अपने अपने आप में कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति होती है, एक आत्मा होती है, जिसको परमात्मा अपना आशीर्वाद देती रहती है। आप अपने आप में सब कुछ हैं। कहते हैं कि
आप कुछ भी करने के लिए अपने आप को संकल्पित करें और आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का, इस देश का नाम रोशन करें। हमारे ऐसी मेरी आशा है। आपके सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका प्यार, जनता का प्यार, सभी लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा। हमें, मेरे परिवार को हमेशा आप लोगों का प्यार मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और धन्यवाद, आपने आज की दिल की बात में मेरी दिल की बहुत सी बातें निकाल दी हैं। मेरी बात सब तक पहुंचे और मेरी यही आशा है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया की दिल की बात को हम लोगों ने आज बाहर निकाला, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगले शो में हम किसी नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर होंगे और निकालेंगे उनकी दिल की बात, दिल की बात, दिल की बात।